राजनीति में गठबंधन और सत्ता साझेदारी हमेशा से ही जोखिम और अवसर का मिश्रण रही है। भारत जैसे संघीय लोकतंत्र में केंद्रीय पार्टी बीजेपी और राज्य स्तरीय दलों यानी कि रीजनल पार्टीज, उनके बीच अक्सर ही रिश्ते अस्थिर रहते हैं। ऐसे इतिहास में असंख्य उदाहरण हैं जहां छोटे मध्यम आकार की पार्टियां बीजेपी के साथ गए और लेकिन अंततः उन्हें अपनी पहचान या अस्तित्व संकट में ही मिला है या वे समाप्त हो गए। बीजेपी राज्य स्तर की पार्टियों को अंततः नष्ट कर देने की रणनीति अपनाती चली आ रही है। वह राजनीति सत्ता, इच्छा और संसाधन सत्ता के विवेक से जुड़ा है। बिहार में इस समय जो घटनाक्रम चल रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में, उसमें चिराग पासवान की सीट की मांग, जेडीयू का विद्रोह, गठबंधन संकट, आज का वीडियो इसी बड़े परिदृश्य का हिस्सा है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं घटनाओं, तर्कों और संभावनाओं को एक समेकित रूप में विश्लेषित करेंगे। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़े राष्ट्रीय दलों जैसे बीजेपी या कांग्रेस को अक्सर राज्यों में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, इसीलिए उन्हें स्थानीय लोगों या स्थानीय क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने पड़ते हैं। ये गठबंधन राष्ट्रीय दल को राज्य में पैठ दिलाने, जातीय समुदाय विशिष्ट वोट बैंक को जोड़ने और संगठनात्मक शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन समय के साथ साथ राष्ट्रीय दल की निष्ठा, संसाधन नियंत्रण, लोकहित नीतियां और राजनीतिक दबावों से राज्य दलों को कमजोर करने की कोशिश की जाती है ताकि वे राष्ट्रीय दल का अनुपूरक नहीं बल्कि अधीन घटक बन के उभरें। एक ऐसा सामान्य पैटर्न दिखता है कि राष्ट्रीय दल उच्च संसाधन, मीडिया की पहुंच, केंद्रीय शक्ति राज्य दलों को अपनी ओर मोड़ते हैं। संसाधन, सीटों, मंत्रालयों आदि को प्रस्तुत करके जब राज्य के दल सत्ता में योगदान देने लगते हैं तो राष्ट्रीय दल धीरे धीरे उनकी पहचान को दबाने की कोशिश करते हैं। अधिक सीटों की मांग को सीमित किया जाता है, महत्वपूर्ण निर्णयों में हिस्सा कम दिया जाता है, संगठनात्मक आधार कमजोर किया जाता है। अंततः राज्य के दलों की पहचान कमजोर होती चली जाती है या वह गठबंधन टूटने की स्थिति में आ जाते हैं। इतने में यदि नेता कोई कमजोर हो या उसका जनाधार घट रहा हो तो राजनीतिक खेल और तेज हो जाता है। इतिहास के कई उदाहरण हैं जिसमें राज्य के दलों की राज्य स्तरीय पार्टियों की सत्ता घटी है, जैसे शिरोमणि अकाली दल पंजाब का, उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी, तेलंगाना की बीआरएस, भारतीय रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, उड़ीसा की बीजेडी, महाराष्ट्र की शिवसेना आदि। ये सभी समय के साथ या केंद्र के दबाव में अलग अलग रूप से व्यवहार कर चुके हैं। नंबर 1, शिरोमणि अकाली दल। पंजाब में लंबे समय तक शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके रखा, लेकिन समय के साथ साथ उनकी पहचान, स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता कम होती चली गई। इसके बाद बहुजन पार्टी, जो यूपी का कभी प्रमुख दल था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में उसकी भूमिका सीमित ही रही। बीआरएस यानी पहली टीआरएस, अब की बीआरएस, तेलंगाना में राज्य स्तर का प्रमुख दल है, लेकिन केंद्र में नीति, वित्तीय संसाधन और विकास परियोजनाओं कम में दबाव झेलता रहा। इसके अलावा उड़ीसा की बीजेडी वहाँ की प्रमुख पार्टी है, लेकिन उसने सतर्क दूरी बना करके केंद्र के दबाव और गठबंधन के प्रस्तावों को सावधानी से संतुलित किया है या संभाला है। इसके अलावा महाराष्ट्र की शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली
उसने भी बीजेपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन बाद में विभाजन भी हुआ और कई दिक्कतों का सामना शिवसेना को उठाना पड़ा और पहचान तक का संघर्ष उसको करना पड़ा। यदि ठाकरे साहब की लीगेसी ना होती तो शिवसेना में उद्धव गुट का सफाया हो गया होता। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कुछ राज्य में राज्य दलों की सत्ता, निर्णय क्षमता और पहचान कैसे समय के साथ बड़ी पार्टियों के सामने, राष्ट्रीय दलों के सामने दबाव के अनुरूप नष्ट होती चली जाती है। अब हम आते हैं बिहार की घटना पर। बिहार में एक अलग ही राजनीतिक घटना घटित हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार गठबंधन दल बदल चुके हैं। कभी बीजेपी के साथ गए तो कभी आरजेडी के साथ गए और फिर एनडीए में वापस आ गए। उनकी गुड गवर्नेंस यानी सुशासन की छवि बनी हुई है, लेकिन समय के साथ साथ ये छवि कमज़ोर होती गई, क्योंकि सत्ता समीकरण और गठबंधन की प्राथमिकताएं उनके सामने हमेशा बदलती रही। कुछ विश्लेषक तो उन्हें पलटू राम भी कहते हैं, यानी जो अपनी राजनीतिक दिशा अक्सर बदलते रहते हैं। वर्तमान में नीतीश कुमार के सामने पहचान का संकट, जनाधार का संकट, गठबंधन का संकट आ पहुंचा है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब लगातार उम्र के इस पड़ाव पर कम होती दिख रही है और उनकी पार्टी जेडीयू में भी असमंजस और विद्रोह की खबरें लगातार छन छन कर आ रही हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू के एक सांसद का पुत्र तो जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में चला गया, तेजस्वी यादव के साथ चला गया। यानी कि तेजस्वी यादव आज की तारीख में सत्ता के करीब जाते दिख रहे हैं और जेडीयू में विद्रोह और आरजेडी से उन विद्रोहियों का मिलना ये संकेत है कि जेडीयू के भीतर कोई बहुत बड़ी खींचतान चल रही है। इसके अलावा बीजेपी द्वारा सत्ता एवं निर्णयाधिकार बढ़ाने की रणनीति के कारण मंत्रालयों की मांग, महत्वपूर्ण गठबंधन पार्टियों के रोल को कम करना, यह सब स्थिति को नीतीश कुमार को और कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। जिस तरह से अब भाजपा का रथ बिहार में फंसने के बाद अब केंद्र सरकार में अपने लिए चंद्रबाबू नायडू ने जो मोदी सरकार की दूसरी बैसाखी है, अब गृह मंत्रालय लेने की मांग शुरू कर दी है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि अमित शाह के व्यक्तित्व पर ही अब अस्तित्व का संकट आ पहुंचा है। इन हालातों में यदि चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार में गृह मंत्री का पद संभाल लेते हैं तो गृह मंत्रालय से अमित शाह की छुट्टी निश्चित मानी जा रही है। अब अमित शाह के पास मात्र 2 विकल्प बचते हैं, या तो वे बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएं या गुजरात में सीएम पद संभाल लें। यह थोड़ा अटकलों का विषय है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण इस तरह हो सकता है। यदि नीतीश कुमार का जनाधार और समर्थन कमज़ोर हो गया तो बीजेपी को यह सोचना पड़ेगा कि वह अगले चुनाव में जेडीयू को कितनी निर्भरता प्रदान करे। यदि जेडीयू पूरी तरह अस्थिर हो जाए तो बीजेपी को एक नई लोकचाहक नेता या नई राज्य इकाई पर भरोसा करना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी में भी नेतृत्व का संकट बिहार के राज्य स्तर पर दिखाई दे रहा है। यह एक राजनीतिक तंत्र है, समय व परिस्थितियों पर सब कुछ निर्भर करता है। अब हम आते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की चुनावी रणनीति, सीटों का बंटवारा और किस पर कितना है दबाव, उसके विषय में आपको बतलाते हैं। भाजपा के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी ने शुरू में 40 सीटों की मांग की, लेकिन बाद में बीजेपी ने उन्हें घटा करके 35 सीटों पर सीमित कर दिया। बीजेपी ने एलजेपी को 25 से 26 सीटें देने की प्रस्तावना की थी, लेकिन बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान राजी नहीं हुए
और उन्होंने अब वो 35 सीट लेने पर या 35 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वो उससे कम पर वो समझौता नहीं कर रहे हैं। बिहार की दूसरी पार्टी है एक क्षेत्रीय स्तर की हम, यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी। दूसरे गठबंधन दलों की तरह हम भी अपने हिस्से की सीटों की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि हम 15 सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे। बीजेपी और जेडीयू को अपेक्षित से कम सीट मिलने की संभावना है ताकि गठबंधन पार्टियों को समायोजित किया जा सके। तो इन हालातों में राजनीतिक संतुलन और सत्ता दांव पर लग चुकी है। बीजेपी चाहती है कि जेडीयू कम सीटों पर सह उम्मीदवार बने ताकि बीजेपी की हिस्सेदारी बढ़ सके, लेकिन जेडीयू नीतीश कुमार को सत्ता और पहचान बनाए रखने का उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि ऐसा दबाव है कि आयु के आधार पर भी और 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर भी नीतीश कुमार को अपनी पहचान बनाए रखना या अपनी सत्ता को कायम रखना अब टेढ़ी खीर होता जा रहा है। यदि बीजेपी मजबूत हो गई तो जेडीयू निश्चित ही कमज़ोर होगी। यह वही राज्य दल खत्म करने की बीजेपी की जोखिम की रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। विरोधी मोर्चा और मौजूदा समीकरण इस विषय में क्या तर्क रखते हैं? आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दल शुद्ध रूप से बिहार विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जेडीयू अस्थिर होने से उनका मौका बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा क्योंकि 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, तो अब जनता भी बदलाव की उम्मीद में वोट करने के हालत में आ चुकी है। इसके अलावा वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने बिहार में जिस तरह से उठाया है, उन्होंने कहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा जन जन की आवाज़ बिहार में बनता जा रहा है। इसके अलावा बिहार में विकास, बेरोजगारी, अपराध जैसे चुनावी एजेंडों पर मुद्दा बन चुका है, जिसके कारण इस बिहार की जनता मोदी विरोधी लहर में उतरना चाहती है। लेकिन मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। हर महिला के खाते में, लगभग 75,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए हैं। उसके बाद ही चुनाव की वहाँ पर घोषणा हुई है, जिसके कारण ये दांव भाजपा के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि बिहार की गरीबी की हालत ऐसी है कि जिस परिवार को भी 10,000 रुपये मिले हैं या परिवार में अगर 2 महिलाएं हैं तो 20,000 रुपये मिले हैं, तो वह परिवार भाजपा के साथ जाने की संभावना है। लेकिन क्योंकि क्षेत्रीय दल उनसे छिटकते जा रहे हैं, एनडीए में बिखराव हो रहा है, इस कारण से भाजपा को अपनी सत्ता वहाँ से बिहार से जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा छोटे दलों को, राज्य स्तरीय दलों को जो बीजेपी रणनीति अपना रही है, उसके कुछ संकेत इस प्रकार से हमको दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी गठबंधन दलों को कम शक्तियाँ देना चाहता है, यानी कि प्रमुख जो पद हैं या प्रमुख जो मंत्रालय हैं उसको स्वयं लेना चाहती है। छोटे दलों की सीटों की मांग को दबाव में नहीं भाजपा आ रही है। राज्य दलों की पहचान धूमिल करना भाजपा का पहले से ही शगल रहा है। समय पर गठबंधन छोड़ने की गुंजाइश बनाए रखने के लिए भाजपा प्रयासरत है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। राज्य दल अभी भी जन आधार, क्षेत्रीय संगठन और स्थानीय पहचान अपनी कायम किए हुए हैं। उन्हें पूरी तरह मिटाना भाजपा के बस की बात नहीं है। यदि बीजेपी ज़्यादा दबाव बनाएगी तो एनडीए गठबंधन के टूटने की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता, और यदि एनडीए की सरकार वहां टूटती है तो विपक्ष को एक सुनहरा मौका मिल सकता है, जिसके लिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का महागठबंधन मोर्चा वहां आंखें बिछाए बैठा है। इसके अलावा
राजनीति में नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। कैपिटल हाइजेनिक जैकिंग यानी रणनीतिक वोटिंग आदि आरोप सामने आ सकते हैं। इसीलिए बीजेपी को संतुलन बनाना चाहिए। गठबंधन उपयोगी है, लेकिन उसकी शक्ति नियंत्रण में देते हुए इसे पूरी तरह से निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। एक कहावत चलती है, एक बिहारी सब पर भारी, यानी कि सभी लोगों पर एक बिहारी आदमी भारी पड़ता है। लेकिन यदि भाजपा और एनडीए बिहार हार जाती है तो ये स्पष्ट है कि एक बिहार की हार और मोदी सरकार बेकार, यह नारा स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि बिहार हारते ही भाजपा की सत्ता केंद्र में कमज़ोर हो जाएगी और मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। क्योंकि अगर बिहार हार गए तो मोदी सरकार को अपनी सरकार बनाए रखना मोदी जी को मुश्किल नहीं तो कठिन अवश्य हो जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि बिहार के महाभारत में कर्ण रूपी मोदी का रथ का पहिया फंस चुका है। गुरु पहले से ही नाराज है। गुरु का शाप भी बिहार में काम कर सकता है। क्योंकि जैसे महाभारत में कर्ण को द्रोणाचार्य ने अभिशाप दिया था कि जब तुम्हें इसकी विशेष आवश्यकता होगी तब तुम ये सारी शक्तियाँ भूल जाओगे, उसी प्रकार से बिहार के महाभारत में रूपी विधानसभा चुनाव में मोदी जी की विजय का रथ का पहिया धंस चुका है और मोदी जी को कोई रास्ता नहीं सुझाई दे रहा है और गुरु का अभिशाप भी सत्य सिद्ध होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए कहते हैं, एक बिहार की हार यानी बेकार हो गई मोदी सरकार, ये नारा लग सकता है। इसे विपक्षी रणनीति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि पूरा बिहार मोदी जी के साथ नहीं है। इसके अलावा जो संभावित भविष्यवाणियां हैं, यह चुनावी परिदृश्य है, वो इस प्रकार है। बीजेपी अच्छी संतुलन बनाए रखे, सहयोगी दलों के साथ उत्तम प्रकार से ठीक प्रकार से सीट शेयरिंग करे, गठबंधन दलों को संतुष्ट करे। जेडीयू अपनी पहचान बनाए रखे, लेकिन उसका प्रभाव विधानसभा चुनाव 2025 में निश्चित ही कम होने वाला है। बीजेपी केंद्र और राज्य में मजबूत स्थिति बनाए रखने के लिए इस समय हाथ पैर चला रही है। यदि बीजेपी ने राज्य दलों को दबाया तो गठबंधन टूटने के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता है। राज्य दल विरोधी मोर्चे की ओर बढ़ सकते हैं, यानी कि महागठबंधन की ओर, जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन बिहार में बनाया है। वोट विभाजन हुआ तो बीजेपी को निश्चित ही नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी भी उन वोटों को काट रही है जो बीजेपी का परमानेंट वोटर कहलाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो चुनाव 6 और 11 नवंबर को 25 को होंगे, मतगणना 24 नवंबर को होगी। सीट बंटवारे, गठबंधन रणनीति और लोकमत बदलाव इस चुनाव को निर्णायक बना सकते हैं। जनता में बदलाव की मांग है, युवाओं की भागीदारी है, डिजिटल मिशन आदि नए फैक्टर हैं। इसके अलावा एक नया फैक्टर भारत की आबादी का जो लगभग 50% है, वह भी इस बार वोट करने वाला है, जिसको लोग जैन जी के नाम से जानते हैं। राजनीति में मजबूत दिखना और वफादारी बनाए रखना दो विपरीत लक्ष्य होते हैं। बीजेपी को मजबूत दिखना है, लेकिन यदि वह राज्य दलों की पहचान और शक्ति को पूरी तरह दबाएगी तो गठबंधन का ढांचा ही भरभरा कर गिर जाएगा। बिहार में वर्तमान घटनाक्रम, चिराग पासवान की सीटों की मांग, जेडीयू का विद्रोह, गठबंधन दलों का दबाव, यह संकेत देते हैं कि एनडीए बिखरना संभव नहीं, लेकिन पुनर्संतुलन अवश्य ही संभव है। भावनात्मक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से ये नारा लग सकता है
एक बिहार की हार, बेकार हुई मोदी सरकार। यह था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य ही बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।